हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 8th की जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, हिस्ट्री। उसमें जो है मैं आप लोगों को चैप्टर करवा रही थी 8। और इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी थी। इस चैप्टर को हम पार्ट में कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं। और ये जो है एक तरह से सीटेट पेपर 2 जिनका एसएसटी है उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, अगर आप पेपर 2 एसएसटी को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एसएसटी, क्योंकि पूरी 60 नंबर की आती है जिसमें 40 मार्क्स आपका केवल एनसीईआरटी से आता है, मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करें तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ना। और किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगी। जितने भी मैं जो बुक से मैंने करवाया है, सिर्फ और सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है केवल आपको वो देखना है, ठीक है। पहले मैं समझा दूंगी चीज़ों को, फिर अपना इन शॉर्ट जो है आप नोट्स जो है रेडी कर लीजिए और उसी को जो है आपको एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करना है। अदरवाइज जो मैं चीज़ें करवा रही हूँ उसके बाद जो है मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर से ही होंगे। और मैंने आप लोगों को कहा था कि चैप्टर वाइज जो है मैं प्रैक्टिस ज्योग्राफी के करवा रही हूँ। ज्योग्राफी क्योंकि आपकी 6 to 8 की पूरी कंप्लीट हो चुकी है एनसीईआरटी, और इसलिए जो है चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो करवा रही हूँ, ठीक है। तो उस क्लास को लेना मत भूलिएगा। बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्लासेस आपके लिए हैं, बहुत हेल्प करेंगी। आपको पता चल जाएगा कि सीटेट में जो सीबीएसई है किस तरीके से एसएसटी के क्वेश्चन जो है पूछती है, ठीक है। एसएसटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं बार बार कहती हूँ फैक्चुअल क्वेश्चन कम आने लगे हैं, कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, तो उन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, मैंने जो ये चैप्टर करवाया था, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी जो कि आपको याद रखना है और वो हाईलाइटेड है। आर्म्स एक्ट क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, इरविन बिल क्या है, आप लोगों को एल्बर्ट बिल, ये सब कुछ चीज़ें मैंने जो है आप लोगों को समझाई थी। किस तरह से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना होती है, उसमें जो है कितने लोगों ने भाग लिया, कौन कौन से मुख्य लोग थे, एक एक चीज़ जो है आपको बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके दिया था कि वहाँ से क्वेश्चन जो है आते हैं, तो उनको जो है आपको ध्यान रखना है। उभरता हुआ राष्ट्र, भारतीयकरण की मांग क्यों उठी, साथ में जो है स्वतंत्र जो लाल बाल पाल थे, मतलब कुछ लोग जो है गरम दल के नेता थे, कुछ नरम दल के नेता थे, कौन कौन है ये सब चीज़ें बताया है। किस तरह से जो है गरम दल के जो नेता हैं, इन्होंने जो नरम दल के नेता हैं उन लोगों की किस तरीके से आलोचना की थी। कहा था कि ये निवेदन की राजनीति पर जो है नरमपंथी लोग थे, उनको जो है निवेदन की राजनीति की जो है आलोचना की थी। उन्होंने जो है इन सब चीज़ों को नकारा था। किस तरीके से जो है इसके लिए जो है लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने जो है अपना जो केसरी बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने केसरी नामक अपना अखबार निकाला था। उसमें जो है किस तरीके से लोगों को जागरूक किया था। एक एक चीज़ जो है ब्रिटिश शासन की किस तरह से कट्टर आलोचना की थी, कौन सा इनका जो है पत्र है, ये जो है पूछा जाता है। तो एक एक चीज़ जो है मैंने आप लोगों को बताया। बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन के तहत जो है अलग अलग देशों में जो है ये आंदोलन किस तरीके से उभरा, एक एक चीज़ जो है क्लियर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे गांधी जी का जब आगमन हो जाता है, क्योंकि गांधी जी जो है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो है नस्ल भेदभाव के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, उसमें उन्हें सफलता मिली थी। तो इसलिए जो है लोगों को एक उम्मीद थी गांधी जी से। रॉलेट सत्याग्रह होता है, उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या होता है, एक एक चीज़ जो है आप लोग कर चुके हैं। अब मैं जो है आज करवाने वाली हूँ 1922 से लेकर 1929 के बीच में क्या घटनाएं हुई हैं। अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए, गांधी जी का आगमन आ चुका है और गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो है हिंसक आंदोलनों की जो है हमेशा आलोचना करते थे, हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसीलिए जो है गांधी जी, जब चौरा चौरी कांड होता है, ठीक है, 1922 में, फरवरी 1922 में जब चौरा चौरी कांड होता है, जिसमें जो किसान जो है, कुछ किसान जो है पुलिस स्टेशन पे, चौरा चौरी जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जो है उसको हमला कर देते हैं और उसे जला देते हैं, ठीक है। उस जला देने के कारण जो है किस तरह से गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस लेते हैं। उसी दिन जो है क्योंकि उनके जब उन्होंने चौरा चौरी पुलिस स्टेशन पे आग लगाया था किसानों ने, तो 22 पुलिस वाले जो है मारे गए थे। और इसीलिए जो है जो गांधी जी थे उन्होंने जो अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और जो किसान थे ना, उनका मेन कारण था क्योंकि पुलिस वाले जो है उनको शांतिपूर्ण जुलूस निकालने पर गोलियां चला दी थी। इसीलिए जो है चौरा चौरी कांड हुआ था, ये फरवरी 1922 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या है, ये जो है मैंने बता दिया। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने जो है क्या, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे, जैसे चित्तरंजन दास हुए, मोतीलाल नेहरू हुए, इन्होंने जो है कुछ रचनात्मक कार्य करना शुरू करने का सोचा। और इन्होंने क्या कहा कि पार्टी को जो है अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो है हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से जो इनकी जो नीतियां हैं
उनको जो है लोगों के सामने रखनी चाहिए। ठीक है, तो 20 के दशक के मध्य गाँव में किए गए जो व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत ही गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली, क्योंकि गांधी जी का नाम वैसे ही बहुत ज़्यादा था। तो इसकी वजह से जो है ये क्या होता है, इनको जो है इसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो 1930 में शुरू किया गया जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसीलिए जो है ये जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन, मतलब जो राष्ट्रीय स्वयं सेवा संगठन आरएसएस है, इसकी स्थापना जो है 20 दशक के मध्य में ही हुई थी। इसके दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक तो भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क दिखाई दिया। ठीक है, क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी भगत सिंह भी इसमें सक्रिय थे। तो इस दशक के आखिरी में जो है कांग्रेस नेता जो थे, कांग्रेस जो थे, इन्होंने जो है इस दशक के आखिरी में, मतलब 1929 में जो कांग्रेस नेता थे, उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस वासियों ने। इस प्रस्ताव के आधार पर जो है 26 जनवरी 1930 को देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो साइमन कमीशन का जो है विरोध किया गया था, और 1927 में इंग्लैंड में बैठी जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जो है लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया था। इसमें कोई भी एक भारतीय नहीं था। इस आयोग को भारत के राजनीति के भविष्य का फैसला करना था, कि भारत की जो राजनीति है वो कैसे होनी चाहिए, इनको जो है फैसला करना था। मतलब भारत में कैसी राजनीति होगी, ये जो है तय कौन, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार तय कर रही थी। उसके लिए जो है लॉर्ड साइमन की अगुवाई में जो है एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग में भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं थे, मतलब कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष फैला, और इसको जो है यहाँ पर जो है जब कमीशन के सदस्य भारत पहुँचे तो लोगों ने जो है प्रदर्शन किया और उनका स्वागत किया, कि प्रदर्शनकारियों ने नारा दिया कि साइमन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन जो है कब लॉर्ड साइमन की अगुवाई में जो है 1927 में भारत आया था, और इसका जो है लोगों ने काफ़ी विरोध किया, साइमन वापस जाओ। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा 1927 में। अब हम बात करते हैं कि भगत सिंह का, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जैसे जो ये जो नेता है ना, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, ये क्रांतिकारी थे, क्योंकि ये जो है उस टाइम पे बहुत यंग थे और कहीं ना कहीं जो है क्रांति पर उतारू रहते थे। इस मतलब 1928 में दिल्ली में स्थित जो फिरोज शाह कोटला है, वहाँ पर इन्होंने हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। कब, 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय जो है, जिस पर लाठीचार्ज हुआ था, सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। किसने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने। क्यों, क्योंकि इन्हीं के आदेश पर जो है लाठीचार्ज के कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो है सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की जो है हत्या इन्होंने की थी। ठीक है, अब भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में जो है बम भी फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में क्या कहा था, कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है, तथा विदेशी सरकार को उनके द्वारा जो किया जा रहा है भयानक शोषण, उससे अवगत कराना। इनका मेन उद्देश्य यही था। इन्होंने बम कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय विधान सभा में, परिषद में। ठीक है, अब वहाँ पे जो है बम फेंकने का कारण किसी को मारना नहीं था, बल्कि लोगों को जो है, जो ब्रिटिश सरकार है उनको सुनाना था कि किस तरीके से वो लोगों का शोषण कर रहे हैं, जिसके कारण जो है इनको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उस समय भगत सिंह की जो आयु है केवल 23 साल होती है, और इन्होंने देश के लिए जो अपना जान दे देते हैं। अब हम बात करते हैं दांडी मार्च की। देखिए दांडी मार्च क्या था, समझिएगा। दांडी मार्च पूर्ण स्वराज अपने आप में आने वाला नहीं था। सबको पता था कि जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज बोलने से जो है नहीं आ जाएगा, बल्कि इसके लिए जो है लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो है 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि नमक जो है एक बेसिक चीज़ है, जिससे जो है ये, इस पर जो है टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार ने एक अधिकार होता था, और महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना जो है पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बेसिक
हिस्सा है। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह ने जो है स्वतंत्रता की व्यापक चाह जो है लोगों के एक खास जो है लोगों को जोड़ दिया, क्योंकि नमक जो है हर घर में जो यूज़ होने वाली चीज़ थी और इसने जो है लोगों को इस आंदोलन से जोड़ दिया और इस तरह से अमीर और गरीबों के बीच जो मतभेद पैदा भी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। अब गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर गए। 240 किलोमीटर दूर था साबरमती से, ठीक है, कहाँ तक? दांडी। और ये जो है उन्होंने उस तट रेखा पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी में उबाल कर जो है किस तरीके से पानी में उबाल कर जो है ये नमक बनाया जाता था, इसमें जो है ये जो आंदोलन था, ठीक है, नमक आंदोलन या सत्याग्रह जो था, इसमें जो है किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में जो है भाग लिया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 1 मिनट, हाँ, थोड़ा सा इसको समझिएगा। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, जैसे कर्नाटक की अंबाबाई थी। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि से बहुत सारी जो महिलाओं ने भाग लिया था और अलग अलग तरीके से जो है उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसमें एक वृद्ध, अकेली, अविवाहित, ग्रामीण, शहरी, रूढ़वादी, उदारवादी, हर तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं जो है इस आंदोलन में शामिल हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादियों ने, जो अंग्रेज अफसर थे और भारतीय राष्ट्रवादी थे, दोनों को लगा कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जो है एक ताकत दे दी है, तो महिलाओं का जो है बहुत बड़ा योगदान था। अब हम आगे बात करते हैं। मेन जो है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया। सरकार ने क्या ऐलान किया इसमें? 1937 के जो प्रांतीय विधायिकाओं, ठीक है, विधायिकाओं के लिए जो चुनाव कराए जाएंगे, इसमें चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से जो है 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। समझ में आया? तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, जिसमें 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें जो है जो परिणाम आया तो 11 में से 7 जो है केवल कांग्रेस को मिली। ठीक है, प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के बारे में बता ही चुकी हूँ और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 में हुआ, जिस समय हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण जो कांग्रेस के नेता थे ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। मतलब कि जो कांग्रेस के नेता थे वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या शर्त रखी कि इसके बाद जो है युद्ध समाप्त होते ही भारत को जो है स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने भी इसका विरोध पे इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्या कर दिया उन्होंने? इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गांधी जी और सरोजिनी नायडू, ये देखिए 1920 के दशक की शुरुआत में जब राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय जो नेता सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जो है चुने जाने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अब आगे हम बात करते हैं। हाँ, ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बहुत लोग जो है गिरफ्तार हुए, हजारों लोग मारे गए। और यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके बाद जो है क्या हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी जो है ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, उसके बाद जो है एक नया चरण शुरू किया और उसके अंदर जो है 1 मिनट, क्या हो गया, वेट, कहाँ तक हो गया था, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, तो चलते हैं, 1 मिनट, लोड हो रहा है नेट का कुछ। तो देखिए, भारत छोड़ो और उसके बाद क्या होता है ये पढ़ रहे थे ना। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है गांधी जी ने आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया, जिसमें चेतावनी दी कि वे फौरन भारत को छोड़ दें। ठीक है, गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करेंगे। गांधी जी ने जो है अहिंसा के पुजारी थे, तो वो अहिंसक ढंग से ही करो या मरो का नारा देते हुए जो है उन्होंने किया, मतलब कि उनके विरुद्ध जो है संघर्ष करेंगे।
ठीक है। गांधी जी और सभी नेताओं फौरन जेल में डाल दिया गया और इसके बावजूद जो है आंदोलन जो है फैलता रहा, क्योंकि किसान और युवा आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हो गए थे और बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जागरूक हो चुके थे भारत छोड़ो, मतलब कि अंग्रेज जो है अब भारत छोड़ दें। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या कहा जाता है, ये भी एक समाजवादी विचारधारा रखने वाले नेता थे और ये जो है राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी इन्होंने और 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया था और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए थे। मतलब यहाँ पर किसी को नहीं बताया था और कलकत्ता छोड़कर जो है ये जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंच गए और भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए वहाँ पर जो है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन की, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी एक जो है INA का गठन किया। कहाँ पर? सिंगापुर में। और उसी टाइम पे जो है 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने जो है इम्फाल और कोहिमा है वहाँ की ओर जो है भारत में प्रवेश करने का जो है प्रयास किया। जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था उन्होंने जो है वहाँ से इम्फाल और कोहिमा की ओर जो है भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान जो है सफल नहीं हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और आपको समझना होगा कि सभी लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है शामिल हो जाते हैं, लेकिन 1943 के अंत तक जो है 90,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1,000 लोगों को जो है पुलिस वाले जो है गोली मार देते हैं। ठीक है, गोली से वो लोग जो है मारे जाते हैं। आखिरकार जो है इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि भारी संख्या में जो है लोग भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आह्वान करने लगे और इसके लिए जो है संघर्ष में लगे रहे। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर देखिए, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के जो पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में जो मुसलमान हैं स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग ने जो है पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र, ठीक है, जैसे कि जो इधर वाला एरिया है पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के जो मुसलमान हैं वहाँ पर जो है स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया और क्या कहा कि इस विभाजन के बाद विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, मतलब इस प्रस्ताव में उन्होंने विभाजन और पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी। अब इसको समझिएगा। 1930 के दशक में आखिर के सालों में जो है जो मुसलमान थे और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगे थे। ठीक है, 1930 के दशक में मुस्लिम लीग और हिंदू दोनों जो है हिंदुओं को जो है एक अलग अलग जो है क्या मानने लगे थे, राष्ट्र मानने लगे। तो 20-30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच जो है बहुत ज़्यादा जो है तनाव देखने को मिले थे, तनाव हुए और उसके बाद जो है इस तनाव के बाद जो है क्या है 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुआ उसमें जो है इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण है। 1937 का जो चुनाव होता है ना, इससे भी ज़्यादा जो है बड़ा क्या कारण रहा, इस चुनाव में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि ये जो है मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, यहाँ जो मुसलमान हैं वो अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। समझ में आया? तो यहाँ पे जो है इनको ये यकीन है। 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम लीग को बात जो है अजीब लगी, वो उनको ये यकीन दिला दिया गया था कि मुसलमान हैं वो अल्पसंख्यक हैं और लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें जो है मुख्य भूमिका नहीं बल्कि गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लेकिन लीग को इस बात का भय था, इस बात का डर था, उन्हें लगा था कि मुसलमानों के प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाएंगे। तो 1937 में मुस्लिम लीग जो थी उसने संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में जो है जो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है वहाँ पे जो है कांग्रेस के साथ जो है मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और भी बढ़ गया। इससे पहले कुछ चीज़ें और समझ लीजिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देती हूँ। कई बार जो है पूछ देता है, मौलाना आज़ाद का जो जन्म है मक्का में हुआ था और ये गांधीवादी जो आंदोलन थे उससे हमेशा सक्रिय रहने वाले व्यक्ति थे। हिंदू मुसलमान एकता के पक्के हिमायती थे। कौन? मौलाना आज़ाद। ठीक है, वहीं पर राजगोपालचारी की बात करें तो यहाँ पे जो है दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालचारी 1946 में बनी जो अंतरिम सरकार के सदस्य थे और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो राजगोपालचारी थे। याद रखिए, भारत के पहले स्वतंत्रता के बाद जो पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? राजगोपालचारी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है
1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और वहीं पर जो है जिन्ना की बात करें तो जिन्ना जो है गांधी जी के 1920 में हिंदू मुसलमान एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया था। 1934 के बाद इन्होंने जो है जिन्ना ने पुनः उसे जीवित कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उनकी एक मुसलमानों को लेकर एक उनके मन में जो है एक बहुत बड़ा हमदर्दी था। उन मुसलमानों के लिए जो है एक अलग देश बनाने की इन्होंने ही बात भी छेड़ी थी। तो आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से मुसलमान और कांग्रेस के बीच जो है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? जिन्ना थे। और इन्होंने जो है सोचा कि जो संयुक्त प्रांत है वहाँ पे मिलकर जो है सरकार बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए राजी नहीं हुई और इसके कारण जो इन लोगों के बीच और फासला बढ़ गया। अब 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। ठीक है, 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ जो है करने में कांग्रेस जो है इसको जो है अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में जो है क्या की मदद की। 40 के दशक में वहाँ जो कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जो है जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया। और क्या हुआ? 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। ठीक है, 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म होता है तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है कांग्रेस और मुस्लिम दोनों से बातचीत शुरू कर देती है। लेकिन यह वार्ता जो है हमेशा असफल रही। क्यों? क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। ठीक है, मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए, वहीं पर कांग्रेस ने दावा को मंजूर नहीं कर सकती थी। बहुत सारे मुसलमान जो है अभी भी उसके साथ थे, कांग्रेस के साथ। ठीक है, तो 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव होता है। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा ही, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग का बेजोड़ सफलता मिली। मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उस पर लीग को जो है सफलता मिलती है। ठीक है, और वहाँ पे जो है कांग्रेस का भी अपना जो है जो चुनाव होता है उसमें उसका भी अच्छा प्रदर्शन रहा। पाकिस्तान की मांग चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। कौन से 3 सदस्यीय परिसंघ को भारत भेजते हैं? ठीक है, मतलब किस चीज़ के लिए? पाकिस्तान की मांग चल रही थी, तो 1946 में ब्रिटिश सरकार ने मांग का अध्ययन करने के लिए और स्वतंत्र भारत के लिए एक राजनीतिक बंदोबस्त किस तरह से किया जाए, 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजती है। ठीक है, भारत जो है अब यहाँ पर जो है क्या बोला, ये परिसंघ बोलता है, ये सुझाव देता है कि भारत जो है अविभाजित रहे, मतलब बटे नहीं। उसे मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग बहुत हैं उनको कुछ स्वायत्तता देते हुए ढीले ढाले जो महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। लेकिन इस बात से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों से सहमत नहीं थे, मतलब इससे जो है वो सहमत नहीं होते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम के जो देखिए प्रमुख नेताओं में से एक थे पश्तून। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कई बार जो है आ जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जाना जाता है और वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक गफ्फार खान थे। और इन्होंने जो है उनके प्रांत में पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे और 1947 में इस फैसले को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की क्या किया था, इन्होंने भर्त्सना की थी। आगे देखिए, हाँ, आगे हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन की जो विफलता हुई। ठीक है, कैबिनेट मिशन की ये जो विफलता हुई उसके बाद जो है क्या होता है, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन के विफलता, जो कैबिनेट मिशन आया था उसके मतलब सफल न होने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जो है जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। और ये जो फैसला करते हैं 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाए जाने का जो है आह्वान
किया। ठीक है, इस दिन को कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, फिर कई दिन तक ये चलते रहे और 1947 तक जो है उत्तर भारत के विभिन्न भागों में जो है हिंसा फैल गई। 1947 तक जो है भारत के अलग अलग जगहों पे जो है हिंसा फैल गई। इसका कारण था कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान की जो मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू किया था, और इसी जन आंदोलन को जो है क्या नाम दिया गया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जो है मनाने का आह्वान किया था 16 अगस्त 1946 को। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कब किया गया था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, कई लाख लोग जो है इसमें मारे गए। महिलाओं को भी विभाजन की इस हिंसा में बहुत सारे जो है अत्याचारों का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों को यहाँ पे जो है सामना करना पड़ा। विभाजन का नतीजा ये हुआ, विभाजन तो हुआ क्योंकि ये सब चीज़ें जो है अपने मूल स्थानों को छोड़कर लोगों को इधर से उधर शरणार्थी बन गए। तो ये विभाजन का नतीजा ये हुआ कि भारत में बहुत सारे जो है चीज़ें जो है बदल गई, शहरों का माहौल बदल गया, नए नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ था। इसी तरह से जो है ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का ये आनंद जो है विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ सामने लोगों के लाया। तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद जो है हम आगे जो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मुझे करवाना है, जैसे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, इनको एक जगह पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग, जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको एक जगह पे मैं दूंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ें हैं अब क्लियर हो गई होंगी। ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। याद रखिएगा जितने हाईलाइटेड पॉइंट है केवल आपको उस पर ध्यान देना है, बाकी स्टोरी करके जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी आप लोग बताइएगा, कोई भी आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो है देखना मत भूलिएगा जो कि आपको PDF मिलेगा। ऑल द बेस्ट।